बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने इजरायली जारहियत के खिलाफ आलमी बिरादरी पर आज जोर दिया है कि फ़लस्तीन के मसले का हल तलाश करने के लिए ठोस इक़दाम करें, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आज कहते हैं कि PTI से जो चीज़ें पहले तय हुई थी उन पर आज तक अमल नहीं हुआ। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज कहते हैं कि हुकूमत से NRO किसने मांगा है, जेलें काटना कौन सी डील होती है। इस समेत दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जनरल असम्बली इजलास का आगाज हुआ आज। सेक्रेटरी जनरल ने गजा पर जंगबंदी का मुतालबा भी किया। क्या आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा का एक किरदार जो है मौसर साबित होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक धमकी दी है, एक बहुत गैर मुतवक्को धमकी है उनकी, और उसके नतीजे में पूरा जो है ना वो इस वक्त आप समझें कि जो ये मौजूदा ऑर्डर है ये हिल गया है, क्योंकि इस तरह उन्होंने धमकी कभी दी नहीं है। लेकिन उससे पहले ज़रा पाकिस्तान की सियासत पे थोड़ी बात कर लें कि अभी कल तो मैं वो रिंग रोड को समझने की कोशिश कर रहे थे, और ये शुक्र है कि जहांगीर तरीन साहब के जो मामलात हैं वो हुकूमत के साथ बेहतर हुए, उनका ग्रुप लेकिन अपनी जगह है। अब देखें, और ना मैं देखें, ये नून में से शीन नहीं निकलनी चाहिए और PTI में से टी नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। तरीन मतलब ये जो अजीब से चल रहा है ना कुछ, उधर नून में से शीन की जगह PTI में से टी निकल आया, तो ये ख़त्म होकर सारे इकट्ठे हों ताकि सियासी अदम इस्तेकाम मुल्क में ना बने। जहांगीर तरीन साहब और इमरान खान साहब जो हैं वो दोस्त भी हैं और एक उनकी कंट्रीब्यूशन भी है, तो अब ये उम्मीद करते हैं कि मामला, लेकिन फिर उसके नतीजे में वो इंक्वायरियों का क्या होगा, FIR का क्या होगा, वो सारे मामला भी। बजट तो बहरहाल मुल्क की ज़रूरत है, मुल्क की रियासत की ज़रूरत है कि बजट में, लेकिन ये जो करप्शन का इशू चला था ना, ये केसेस, इल्ज़ाम और ये रिंग रोड और ये जो भी सारा, मैं अभी इसको सोच रहा था कि इस पर फर्दर कोई बात करूँ, लेकिन हमारे जो इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं मियां शाहिद साहब, उनके पास एक नया स्कैंडल कोई है इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में। स्कैंडल क्या है वो, मदर ऑफ ऑल द स्कैंडल, पता नहीं रिंग रोड है या ये है जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है सरगोशियों में। तो मियां शाहिद साहब से ज़रा मैं बात करूँ अगर अभी इजाज़त है। मियां शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। मियां शाहिद साहब, ये बताएं कि ये क्या नया स्कैंडल जो है, जो पता नहीं वो मदर ऑफ द स्कैंडल्स होगा या ये मदर ऑफ द, ये क्या स्कैंडल है ये नया? डॉक्टर साहब, मेरी जो सहाफती जिंदगी है जो कि 20 साल पे मुहित है, इस दौर में मैंने इतना बड़ा स्कैंडल या स्कैम नहीं देखा कि जो 1200 अरब रुपए पर मुहित हो। 12 खरब रुपया, 1200 अरब रुपए का एक स्कैंडल जो है वो सामने आ चुका है। 1200 अरब? एक मिनट जरा, 1200 अरब डॉक्टर साहब? 1200 अरब, 100 अरब नहीं, 1200 अरब रुपया। अच्छा। 1200 अरब रुपया। अच्छा, 1200 अरब रुपए का स्कैंडल है। इससे पहले बहुत सी ऑडिट रिपोर्टें आती रही हैं, वो उसमें 700 अरब रुपया, 800 अरब रुपया हम कहते थे कि तारीख का बड़ा स्कैंडल, लेकिन ये तो 1200 अरब रुपया और कोरोना से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जो कि कोरोना लोगों की जिंदगियां ले रहा है उससे जुड़ा हुआ है। और आपको ऐसा याद होगा कि 2019 में जब कोरोना आया था, कहानी बड़ी दिलचस्प और होशरुबा कहानी है और चौंका देने वाली है कि उस वक्त एक पैकेज था, मालियाती पैकेज, 1200 अरब रुपए से जायद का पैकेज, जिसमें IMF ने 1 अरब 38 करोड़ डॉलर का पाकिस्तान को इमदादी पैकेज भी दिया था कोरोना के लिए, और पाकिस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई थी कि इसका ऑडिट भी कराएंगे और इसको शफाफ तरीके से जो फंड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये कितना पैकेज आया था IMF का? डॉक्टर साहब, 1 अरब 38 करोड़ डॉलर, ये कोई 250 अरब रुपए से जायद का पैकेज बनता है। अच्छा। ये IMF का आया था और इस पैसे को इस खास प्रोग्राम में दिया गया था। इसको कारोबार के लिए, लोगों को जो कारोबार खत्म हो गए थे उनके लिए रखा गया था। 3 माह के जो बिजली के बिल की अदायगी थी वो करना थी, कोरोना का सामान खरीदा जाना था और NDMA को दिया गया था। आज इसके बाद फिर जो IMF को यकीन दहानी कराई गई थी उसके मुताबिक एक खुसूसी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो कराई गई, और अटॉर्नी जनरल जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इसका ऑडिट किया, तो उसमें होशरुबा किस्म के इंकशाफात आए हैं और बेज़ाब्तियों के अंबार लग गए हैं। और वो रिपोर्ट जब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को पेश की तो हुकूमत ने उसको फौरी तौर पर चुपके से दबा लिया, हालांकि ये गैर आईनी और गैर कानूनी काम किया।
वजारत खजाना के पास रिपोर्ट पड़ी हुई है। वजारत खजाना ने कहा है कि हम इसका जायजा लेंगे और उसके नहीं बाद तो ये कैसे पता चला अगर रिपोर्ट नहीं आई तो ये इसकी सोर्स क्या है? किसने कहा कि ये हुआ है, बेज़ाब्तगी हुई है? डॉक्टर साहब, आज जावेद जहांगीर जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उन्होंने बताया है कि हमने ऑडिट जो है वो कर लिया है, एक्सक्लूसिव ऑडिट। हमने इस रिपोर्ट को जारी करना था लेकिन वजारत खजाना ने रोक लिया है। और वजारत खजाना ने क्यों रोकी है, वो किस चीज का जायजा लेगी? हालांकि जायजा लेने के लिए DST और PSC 2 फोरम है, उस पर जायजा लिया जाता है इस रिपोर्ट का, जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं। अब वजारत खजाना इसका जायजा लेगी और उसके बाद 2 हफ्तों के बाद इसको जारी किया जाएगा। नहीं, जो ऑडिटर जनरल है क्या उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तगियां हुई हैं इसमें? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तगियां बहुत ज्यादा हुई हैं। उन्होंने बेज़ाब्तियों की निशानदेही की है। आप रिपोर्ट्स के जो मंदरजात हैं वो सामने आएंगे तो उसमें पता चलेगा किस किस मद में कौन कौन सी बेज़ाब्तगी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। रिपोर्ट जो है वो वजारत खजाना के पास है, रिपोर्ट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास होनी चाहिए थी, लेकिन रिपोर्ट जो है वजारत खजाना के पास है, वजारत खजाना के पास नहीं होनी चाहिए। तो ये 1200 अरब की जो बेज़ाब्तगी है ये ऑडिटर जनरल पाकिस्तान कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल, और 1200 अरब रुपए से जायद का पैकेज था सर। उसमें जो बेज़ाब्तगियां हैं वो बेज़ाब्तगियों से भरा हुआ है ये पैकेज, कि वो पैकेज जो है वो एहसास प्रोग्राम में कहां कहां पैसे गए, वहां पर 3 माह के जो बिजली के बिल अदा करने थे वो कैसे हुए, प्रोक्योरमेंट कैसे की गई, जो NDMA का जो वेंटिलेटर्स थे या किट्स थी या जो टेस्ट किट्स थी वो कैसे आई, ये सारा जो है वो मामला उसकी ऑडिट रिपोर्ट में है और वो सामने आएगा। अच्छा, वजारत खजाना में क्या वहां पर आपकी बात हुई वजीर खजाना या किसी और? डॉक्टर साहब, शौकत तरीन साहब जो हैं वो कल ECC का इजलास था लेकिन वो कल इजलास में नहीं गए और इजलास मुलतवी करना पड़ा। और शाम को कल खबर आई थी कि उनको सिम्टम्स हैं, शायद उनका कोई कोरोना टेस्ट हुआ है और उसके बाद पता चला कि उनका कोरोना टेस्ट तो मनफी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को करंतना कर लिया है। लेकिन अभी मेरी वजारत खजाना के हुकाम से बात हुई तो उनका कहना था कि कल दोबारा इजलास बुलाया गया है और शौकत तरीन साहब इजलास की सदारत करेंगे। अब कल इजलास देखते हैं कि इजलास होता है, शौकत तरीन साहब फिजिकली वहां पर आते हैं या जो है वो उसको टेलीफोनिक आते हैं या वीडियो पर आते हैं। लेकिन हुकाम का कहना है कि जो है शौकत तरीन साहब वो बिल्कुल ठीक है और वो कल इजलास की सदारत करेंगे सर। बहुत शुक्रिया मियां शहजाद, बहुत शुक्रिया। ये तो बहुत ही अजीब बात है। ये इतने सारे स्कैंडल्स नहीं, असल में उस जब ये चल रहा था ना मामला, हमने भी 2-3 दफा बात की थी। यहाँ पर डॉक्टर्स जो है ना हॉस्पिटल्स के, वो ये बातें कर रहे थे। यहाँ पर सिंध से भी खबरें आ रही थी, पंजाब से भी आ रही थी, इस्लामाबाद में भी, कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। और उसके बाद अब जो है वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो अब हुकूमत की तरफ से कोई भी इसकी अगर तरदीद हो या वजाहत आ जाए, क्योंकि ऑडिटर जनरल ने खुद बात की है, मतलब इसकी जो सोर्स है वो खुद ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के केस में बेज़ाब्तगी। अच्छा, वो IMF को नहीं, ये तो ज्यादती होगी। देखें, अगर उनके वेंटिलेटर्स में और किट्स में और बिजली के बिलों में अगर इसमें इसका पैसा खाया गया है तो फिर, और IMF के पास हमने दोबारा भी जाना है उनकी, तो मतलब ये एक बहुत अजीब, मुझे तो आप यकीन करें कि एक रिंग रोड है और, लेकिन ये तो एक बहुत ही अजीब सी बात, बहुत 1200 अरब रुपए जो था वो उनकी तरफ से मिला था। और ये उसमें बेज़ाब्तगियां कितनी हैं, क्या हैं? एक चवन्नी की भी बेज़ाब्तगी अगर हुई है ना, उसमें एक वेंटिलेटर भी इधर से उधर हो गया है। ये किट्स अकाउंटेबल कौन है? नहीं, मैं बस इसमें मुंतजिर हूं कि इसकी वजाहत आ जाए और अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो। लेकिन अटॉर्नी जनरल, सॉरी ऑडिटर जनरल अगर कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये मेरी रोकी गई है और मैं इसको जो जारी करूंगा, इसी तरह से वो खड़े हो गए हैं, तो फिर उसके मतलब है कि वो और वो प्रिंट हो गई है गालिबन। तो अब देखते हैं कि क्या हुकूमत की तरफ से रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये बहुत ज्यादती होगी अगर ये बात इस तरह से हुई है, तो बहुत ज्यादती होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो मैंने आपसे कहा था कि धमकी वाली बात, वो धमकी ये है कि हाँ, प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को वार्न किया है। अच्छा, ये बिल्कुल आप समझें कि जी, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। उन्होंने ये कोई चौथी दफा उनकी गुफ्तगू हुई है नेतन्याहू से, और पहली दफा ऐसा हुआ है कि ये व्हाइट हाउस की जो प्रेस स्टेटमेंट है, अगर हम व्हाइट हाउस की एग्जैक्ट प्रेस स्टेटमेंट दिखा दें, रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन कॉल विद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ इसराइल, the president conveyed to the prime minister that he expected a significant de-escalation today, ठीक है, on the path
टू अ सीज फायर। आज के आज मैं चाहता हूं कि सीज फायर की आप सीज फायर की तरफ चले जाएं। जी हाँ। और अब इसको अगर मैं गलत मैं रीड कर रहा हूं, फर्ज करें कि अगर मैं इसको गलत कह रहा हूं कि धमकी है, धमकी दी है, मुझे तो लग रहा है कि ये धमकी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड धमकी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको गलत रीड कर रहा हूं तो फिर वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है बाइडेन वार्निंग टू इसराइल शेक्स अप डिप्लोमेसी। पूरी जो इतने सालों से इस खित्ते की पूरी जो डिप्लोमेसी थी वो हिल गई है, एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। वार्निंग टू इसराइल। अच्छा, अब जनाब ये हुआ ये है, देखें इन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन भी जाहिर है कि दुनिया भर की, दूसरी बात ये कि वहां पर अगर इन्होंने ये बात नहीं कही होती, ठीक है, इन्होंने पहली दफा ये प्रेस इसको जारी किया है अपनी स्टेटमेंट में, और फिर अखबार जो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी वार्निंग, बाइडेन वार्निंग टू नेतन्याहू, मतलब कह सकते थे कि बाइडेन की बात हुई है, बाइडेन वार्निंग। अच्छा, अब बात ये सारी कि वहां पर बहुत बड़ी तादाद में जो डेमोक्रेट्स हैं वो वहां पे बानी सैंडर्स समेत वो वहां पे इसराइल का जो असलाह फरोख्त हो रहा है, जो कल हमने बात की थी, ठीक है ना, कि फाइनेंशियल मिलिट्री जो फंड है और जो असिस्टेंस है उसमें जो पैसा जा रहा है, उसको वो बिल लेकर आ रहे हैं कि ये असलाह बंद किया जाए इसराइल का। अच्छा, इसराइल का असलाह इसके हाँ, मतलब नहीं, वो उधर भी तो डेमोक्रेट्स कर रहे हैं ना, ये पीटीए पड़ा हुआ है ना, उधर भी तो जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया ना, वो अंदर थे, वो रिपब्लिकन नहीं कर रहे, रिपब्लिकन तो गुटी हुए थे ना, उसके ट्रंप था ना, ट्रंप के जाहिर हामी तो वो तो नहीं, ये भी हामी तो अमेरिका है एज अ पॉलिसी इसराइल, लेकिन मसला ये है कि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है दुनिया में कि भाई आप वहां पर, और दूसरी जो बात है वो ये है इसी दौरान जो इसराइल है अभी तक वहां पर जंगबंदी की तरफ नहीं जाता नजर आ रहा नेतन्याहू। आज भी एक फैमिली के ऊपर आज सुबह इस टेलीफोन कॉल के बाद जो है वो एक बॉम्बिंग हुई है और उसमें एक फैमिली के 4 से 5 लोग शहीद हो गए। लेकिन इशू जो है वो ये है कि अगर वो इस वक्त चल रहे हैं इजिप्ट में मुज़ाकरात, इजिप्ट में भी चल रहे हैं और इधर उधर दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो मुख्तलिफ शख्सियात हैं, और मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि जो है वो खामोशी के साथ उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इसराइल के, उनको कॉल किया गया है, वॉशिंगटन से वो होकर आए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसकी खबरें सामने आई नहीं हैं, लेकिन वो वहाँ से होकर आए हैं, और फिर उसके बाद जो है वो दो बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं। मरवान ईसा जो कि मिस्र की इंटेलिजेंस के बड़े करीब रहे हैं। मरवान ईसा जो है वो इस वक्त, क्योंकि हमास की लीडरशिप को ये कहना था कि हम अगर बाहर निकलते हैं मुज़ाकरात में हिस्सा लेने के लिए तो हमें हिट किया जाएगा, इसराइल हमें हिट करेगा। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मिस्र की इंटेलिजेंस ने और खामोशी के साथ CIA ने भी, बाकी लोगों ने भी इस बात को यकीनी बनाया कि कोई उनका हाई प्रोफाइल लीडर आके बात करे, मुज़ाकरात में हिस्सा ले। तो इसराइल की तरफ से भी उनके जो इसराइल की तरफ से हम ये बात यहाँ पे कह सकते हैं अपने, मतलब मेरी जो बात हुई है लोगों से कि इसराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मेयर बेन शबत, वो वॉशिंगटन गए खामोशी के साथ, और अब वो वापस आके वो टॉक्स कर रहे हैं। ये इजिप्ट में भी हो रही हैं, ये दरमियान में दूसरे मुल्कों में भी हो रही हैं, और ये कतर इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये जो है ना मरवान ईसा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है मरवान ईसा कि मरवान ईसा ने 2011 में जब उसको छोड़ा था ना शलीत को, जिसको उठा के ले गए थे इसराइल के फौजी को टनल से 2006 में हमास वाले ले गए थे, और फिर 1000 बंदों के बदले में उसको छोड़ा था। जी, आप बात तो उसके दरमियान ये मरवान ईसा ने ही रोल प्ले किया था इजिप्ट के अंदर। तो ये बड़ा करीब हैं, जो इजिप्ट की इंटेलिजेंस सर्विस है उसके ये काफी करीब हैं। तो ये वहां पर ये टॉक्स में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसराइल नेतन्याहू का इशू ये है इस वक्त सारा कि नेतन्याहू को एक बंदे की तलाश है, वो बंदा नहीं मिल रहा, और वो बंदा है मोहम्मद दाइफ। अच्छा, ये जो मोहम्मद दाइफ हैं, ये मोहम्मद दाइफ के ऊपर इन्होंने 3-4 दफा वहां पे मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को गिरा दिया है, मुख्तलिफ जगहों पे बॉम्बिंग हुई है।
मोहम्मद दैफ जो है वो ये सारा का सारा ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं मोहम्मद दैफ। ये मोहम्मद दैफ की तस्वीर है, ठीक है। मोहम्मद दैफ पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये जो रॉकेट्स का, ये कसाम ब्रिगेड के सरबराह हैं। सही। और ये जो है ये कंट्रोल कर रहे हैं सारा। अच्छा, ये इनकी जो हिस्ट्री है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग। 1990 में ये आए थे हमास में। यंग लग रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, 1990 में ये हमास में आए थे, बिल्कुल यंग, उस वक्त तो बहुत ही कम उम्र थे। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये हुआ, इनकी तस्वीरें वगैरह ज्यादा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये हुआ उसके बाद, ये बड़ा शैडोई, बड़े अंधेरों में रहने वाली शख्सियत है। उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर कम से कम 12 से 15 दफा इनको हिट करने की कोशिश हुई है। अच्छा, इनको जो है, जब ये 1990 में आए थे ना, तो इनको याहिया ऐश और अदनान अल गौल, ये दो शख्सियात थी जो इनको लेकर आई थी हमास में। और ये दो शख्सियात जो हैं ये बड़ी प्रोमिनेंट हैं उस पूरे खत्ते में। अगर आप जाएं तो इनका नाम इनके हवाले से, उसकी वजह यह है कि जो याहिया ऐश जो हैं वो, उन्होंने ये एक्सप्लोजिव्स और जो रॉकेट्स चल रहे हैं इस वक्त, इनका तरीका बनाया था कि ये रॉकेट्स कैसे, क्योंकि टीएनटी एक्सप्लोजिव तो आप यूज कर नहीं सकते, तो उन्होंने एसीटॉन को यूज किया था एक्सप्लोजिव्स बनाने के लिए। एसीटॉन नहीं, फर्क तो एक केमिस्ट्री तो लंबी हो जाएगी, उससे एक्सप्लोजिव होते हैं, लेकिन वो ये जो पेंट होता है ना घरों पे जो पेंट करते हैं रोगन, उसमें या ये नेल पॉलिश या इस तरह की चीजों में एसीटॉन, तो एसीटॉन को फिर एसीटॉन परऑक्साइड बना के उन्होंने उसको एक्सप्लोजिव के तौर पे यूज करना शुरू किया। ये जो खुदकुश हमले हो रहे थे और बॉम्बिंग्स हो रही थी बसों के ऊपर, और जो है वो ये जो इंतफादा के बाद ये सारा जो भी कुछ होता रहा, उसमें उस टेक्निक ने बहुत काम किया। जो टेक्निक जो है वो, अच्छा, वो इंजीनियर, वो खुद भी इंजीनियर थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई थी, तो केमिकल इंजीनियरिंग की, तो उसकी वजह से वो कामयाब हो गए थे ये बनाने के लिए। ये सारे अभी भी जो एक्सप्लोजिव और ये सारी चीजें तैयार होती हैं, कि हमास के पास तो टीएनटी एक्सप्लोजिव तो बहुत बड़ा, उसके लिए तो जाहिर है कि वो यहाँ पे कैसे आएगा, तो ये घरों में बैठ के इन्होंने फिर ये तरीके निकाले। सही। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया। अच्छा, उनका जो कत्ल है वो कत्ल उनका हो गया, और उनको भी कत्ल करने के लिए 1995 में कत्ल करना भी उनको बड़ा मसला हो गया था शिन बेत के लिए और मुसाद के लिए। तो फिर अल्टीमेटली हुआ कि उनके एक दोस्त, वो एक घर में जाते थे, वो दोस्त को उन्होंने एक टेलीफोन दिया कि उनका टेलीफोन जाके उसको छोड़ के आ जाना। वो टेलीफोन ऑन हुआ, दूसरे उस टेलीफोन के अंदर जो है वो धमाका खेज मवाद था। वो जैसे फोन उन्होंने ऑन किया, वहां से दूर से रिमोट से इसराइल की जो मुसाद और शिन बेत वालों ने उसको एक्सप्लोड कर दिया। बहुत टिपिकल जी, बिल्कुल टेलीफोन से उस वक्त, ये 1995 की बात है, अब आजकल तो बहुत लेट है। अच्छा, उस वक्त एक वो चले गए। अच्छा, 2004 में दूसरे जो अदनान थे उनका भी मर्डर हो गया, उनको भी हिट कर दिया। ये जो है ना, अब ये तलाश, ये जो बॉम्बिंग हो रही है ना इस वक्त गजा में, ये हो रही है मोहम्मद दैफ की तलाश हो रही है। सही। अच्छा, इससे पहले 2014 में जो सारी बॉम्बिंग हुई थी, उस सारी बॉम्बिंग में जो मोहम्मद दैफ हैं, उनकी 28 साल वाइफ वर्दा, उनके 2 बेटे वो शहीद हो गए थे, लेकिन ये मोहम्मद दैफ निकलने में कामयाब हो गए थे। अच्छा, और उससे पहले इनकी गाड़ी को हिट किया गया, उसके बाद इनकी फायरिंग हुई, इनके बॉम्ब ब्लास्ट हुए, गाड़ी, ये बच के निकलने में कामयाब हो गए। और इस वक्त ये जो जब इनके घर के ऊपर हुआ और इनकी बीवी और ये सारे, तो उसमें एक तो इनकी आंख चली गई, एक आंख चली गई, एक इनका हाथ कट गया, सही, और दोनों टांगे ज़ाया हो गई। ठीक है, ये जो वहां पे लोग बताते हैं, जो उनका कहना है, वो कहते हैं कि ये घुटनों से नीचे एम्पुटेट, एक घुटने से ऊपर और एक घुटने से नीचे जो है वो नीचे एम्पुटेशन उनकी करनी पड़ी। और उसके बावजूद ये जो है, ये पुरानी तस्वीर है इनकी, ये उसके बावजूद ये सारे ऑपरेशन को रन कर रहे हैं बैठ के। ठीक है। अच्छा, अब ये मौजूद हैं, यानी सीज फायर से पहले इसराइल कोई तो विक्ट्री का साइन अनाउंस करेगा ना कि हमने ये कर दिया, मतलब हमने, मतलब देखिए 250 के करीब, 230 के करीब शहादतें हो गई हैं, और उसमें जो 11 जो इतना अफसोसनाक वाकया है, वो नॉर्वे की, जो वहां पे एक उनकी रेफ्यूजीज की एक एनजीओ वहां पे
जो उन बच्चों का इलाज कर रही थी, वो बच्चे जो कि ज़हनी तौर पे माजूर थे, ठीक है, तो उनका वो इलाज कर रही थी, तो उनकी बिल्डिंग पे बॉम्बिंग हो गई। वो 11 बच्चे जो ज़हनी तौर पे माजूर थे वो बच्चे भी जानों से चले गए, 5 से 11 साल की उम्र के बच्चे। अच्छा, तो बात ये है कि और वो उन्होंने ऊपर बहुत बड़ा लगाया हुआ था कि यहाँ पर ये जो जगह है ये हॉस्पिटल है और ये जो साइकोलॉजिकल जिनको इशू हैं या साइकेट्रिक इशू है बच्चों को, वो बच्चे यहाँ पे ट्रीट हो रहे हैं, तो उस बिल्डिंग को भी उड़ा दिया। तो अब मसला यह है कि अब हो गया है मामला खराब कि भाई अगर आप पीछे निकलते हैं तो विक्ट्री साइन क्या होगा? कोई विक्ट्री आपको बात भी तो करेंगे ना, हमें यह हासिल कर लिया, वो क्या हासिल कर लिया, मतलब क्या किया। उधर से जो एक और मसला, वो मसला ये हुआ है कि बहुत अच्छी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन और जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव की, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, ठीक है। और ये मीटिंग जो है वो अच्छी हुई है। और क्या मामला तय पाए हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ये वहां पे हुई है ना, जो आइसलैंड के अंदर। जी। अच्छा, ये वो जगह है जहां पर इस जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन के लीडर्स जब मिलना होता था, उनका फेवरेट पॉइंट यही होता था, यहां पे जाके मिलते थे आइसलैंड के अंदर ऊपर। अच्छा, तो KGB CIA के लोग भी वहीं प्रेफर करते थे, इंस्टेड के वो कहीं नीचे, वो ऊपर ही वहीं पर मिलते थे। अच्छा, तो बात यह है कि ये जो मीटिंग जो दोनों, ये पहली मुलाकात थी दोनों की। और उसके बिल्कुल बरक्स जो कि अलास्का में चीन और अमेरिका के दरमियान पहली मुलाकात हुई थी सेक्रेटरी ब्लिंकन की और उनके फॉरेन मिनिस्टर की, वो तो तल्ख हुई थी जी। ये मीटिंग अच्छी हुई है। सही। अच्छा, और इस मीटिंग में ये हुआ है, पहली बात तो कि इसमें जो एतराज उठा रहे थे वो नॉर्डम 2 पाइपलाइन के ऊपर, तो वो जो एतराज है वो तो हो गया है खत्म। उसको अमेरिका ने कहा है कि ठीक है, हम जो है उसको खत्म करने का ऐलान करते हैं। वो जो मैंने कहा था ना, जर्मनी एक पाइपलाइन जा रही है, एक पाइपलाइन है जो रशिया से जर्मनी आ रही है, सही, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो अंजेला मेर्केल भी बेजार हो गई। उस पाइपलाइन के ऊपर जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है, उसके ऊपर पाबंदी लगाने का जो ऐलान था अमेरिका का, वो अमेरिका ने खत्म कर दिया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक क्विक ब्रेक है, वापस। और जवाब में रशिया ने कहा है कि एक सेकंड जरा ध्यान रखिएगा भाईजान, ये हम मौजूद हैं शाम में और लेबनान में, ठीक है, ठीक है। तो जरा नेतन्याहू को एक शटअप कॉल देंगे आप? जी बेहतर, एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे नाज़रीन, डॉक्टर साहब से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, UN जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, क्या कहेंगे इस खिताब की? बड़ी उन्होंने मुनासिब बात की, एक तो फौरी जंगबंदी, फिर उन्होंने कहा इंटरनेशनल फोर्सेज, करारदाद के हवाले से भी बात की। उन्होंने करारदाद के हवाले से बात की, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब और हुकूमत से गुजारिश है कि 2 खबरें अगर वो अखबारों में आई हैं, बाहर के अखबारों में, एक तो खबर जाहिर है कि तुर्की के हमारे इंतहाई मोहतरम जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी साथ ही हैं, तो डेली सबाह ने ये खबर दी है, वो ये कह रहे हैं कि ओपेड उनका पेज पे कि इंडिया पाकिस्तान टॉक्स, पाकिस्तान और भारत की जो टॉक्स चल रही हैं, आर कश्मीरी इज फॉरगॉटन। अच्छा, ये किसी और मुल्क का होता ना तो मैं ज्यादा शायद, हम तो बात करते हुए भी डरते हैं कश्मीर, लेकिन मसला ये कि तुर्की ने लिखा है, तुर्की जो साथ है, लेकिन वो जुगलर वेन ने कहा, पाकिस्तानी तो जुगलर वेन और जो है वो याद करते थे, तो ये कश्मीरी भूल गए क्या? ये इस वक्त टर्की छाप रहा है, जबकि वहां पे उनके वजीर खारजा, हमारे वजीर खारजा के साथ हैं। दूसरी जो बात है वो देखें, उनका हाथ से न्यूज़पेपर क्या लिख रहा है, इजराइल का, देखें वो क्या लिख रहे हैं कि इंडियाज इंतिफादा, वाई मोदी इज अरेस्टिंग प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स इन कश्मीर। कश्मीर जैसी जगह पे कर्फ्यू तोड़ के लोग निकले हैं बात करने के लिए, वहां पे ये खबर कौन दे रहा है? इजराइल, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि वाई मोदी इज अरेस्टिंग प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स इन कश्मीर, और उसके बाद वो जनाब तस्वीरें में उन्होंने लगाई हुई हैं कि वहां पर एक गुल नाम का लड़का है, उसको पकड़ लिया है उन्होंने, उसको तशद्दुद हो रहा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पैलेस्टीन के लिए आवाज उठाई है। देखें बात यह है कि अब इस पे तो हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल, ये उसकी तस्वीर है, ये उस बच्चे की तस्वीर है, ये इसने पेंट किया था, सिर्फ एक घर के सामने इनके वो एक टैंक सा है या कोई पुल के नीचे, उसके ऊपर इन्होंने वो इस बच्चे ने पेंट कर दिया था वी आर पैलेस्टाइन, इसको अरेस्ट कर लिया उन्होंने इंडिया में।
एक तो ये बात है। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रहा था वो ये है कि जो ये सारा का सारा मसला ये अब आपको नजर आएगा अगले 24 घंटों में कि क्या नेतन्याहू बात सुनेगा। बात ये क्यों हुई है? पहली बात तो ये कि जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने, यानी प्रेसिडेंट बाइडेन की जो गुफ्तगू है ना, वो आप ये देखें कि ब्लूमबर्ग ये कह रहे हैं कि इसराइल एंड हमास नियर पॉसिबल सीज फायर आफ्टर बाइडेन्स प्रेशर। इतना प्रेशर डला है कि जो है वो अल जजीरा कह रहा है बाइडेन पुशेस नेतन्याहू फॉर पाथ, पुशेस यानी इसको प्रॉपर जो है ना वो एक तरह से आप समझें कि धमकी है। बिल्कुल, बाइडेन सीएनएन कह रहे हैं ड्रामेटिकली स्केल्स अप प्रेशर, वो इंतहाई प्रेशर ले गए हैं और उसके नतीजे में क्या हुआ है, डिकेड्स लॉन्ग रिलेशनशिप फेजेस इट्स मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मूवमेंट। सीएनएन कह रहा है कि तारीख में जो इससे ज्यादा संगीन कोई घड़ी नहीं आई कि जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में, ठीक है, सीएनएन ये रिपोर्ट कर रहा है। यानी देखिए बात ये है कि नहीं ये नहीं जी, ये नहीं, सीएनएन की जो दूसरी खबर है बाइडेन ड्रामेटिकली स्केयर्स अप, अच्छा, और उसके बाद इसी को फिर न्यूयॉर्क टाइम्स दे रहा है, दूसरे अखबार दे रहे हैं। अब ये देखें ना, बाइडेन ड्रामेटिकली स्केल्स द प्रेशर ऑन नेतन्याहू एज डिकेड्स लॉन्ग रिलेशनशिप फेड इट्स मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल मूवमेंट। और न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है कि न्यू पॉलिटिकल प्रेशर्स पुश यूएस एंड यूरोप टू स्टॉप इसराइल गजा कॉन्फ्लिक्ट। नया इतना प्रेशर डेवलप हो गया है कि जर्मन वजीर खारजा हैं वो पहुंच गए हैं तल अवीव इस वक्त, वो तल अवीव पहुंच गए हैं, यूरोप पूरा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं। और दूसरी जो बात मैंने जो पहले बात की, ये जो मीटिंग हुई ना आइसलैंड के अंदर, जिसके अंदर सेक्रेटरी ब्लिंकन और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव की, रशियन फॉरेन मिनिस्टर की, तो एक तो बात ये हुई है कि उन्होंने वो जो पाइपलाइन जो डायरेक्ट रशिया से जर्मनी जा रही है, इससे पहले जितनी भी पाइपलाइन रशिया से यूरोप आती थी वो यूक्रेन, ये स्लोवाकिया, इन मुल्कों के थ्रू आती थी। ये जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये पहली पाइपलाइन है जो रशिया से यूरोप डायरेक्ट आ रही है, किसी और मुल्क को छोड़ के। कोई मुल्क नहीं, सिर्फ बाल्टिक सी है बीच में, ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट आ रही है। और इसको बना रहा है, इसको गैस प्रॉम जो है वो और जर्मन कंपनी, इसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी अमेरिका ने। वो पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया अमेरिका ने इस मीटिंग में। और दूसरी बात जो वहां पर हुई है, जो सोर्सेज बता रहे हैं और एक आध दिन में मेन स्ट्रीम में आ जाएगी, वो ये कि रशियंस ने कहा है अमेरिकन को कि ये जहन में रखना कि ऊपर शुमाल में, लिबनान में और शुमाल मशरिक में, गोलान में रूस बैठा है। तो मतलब आप उधर से आ जाएं बचाने और इधर से हम आ जाएं, तो ये ख्याल रखें कि सुपर पावर्स डायरेक्ट नहीं, मतलब वो सिचुएशन ना क्रिएट करो कि जहां पर वो हिजबुल्लाह को हमें नहीं पता कि 24-48 घंटों के बाद हिजबुल्लाह रुकती है नहीं रुकती, या वहां से वो रुकते हैं। तो यहां पर इसको शटअप कॉल दो नेतन्याहू को। नेतन्याहू ऐसे शटअप कॉल दे दी बाइडेन ने। कोई हुआ है ना कुछ वाकया, ये वाकया रशियंस की तरफ से हुआ है। देखें, जो इतने दिन से हम ये बात कर रहे हैं, ये तो बाइडेन ने वॉर्न करके और फिर उसके बाद वो कह रहे पूरा डिप्लोमेटिक इंबैलेंस हो गया रीजन में। अच्छा, अब बात ये सारी कि अगर फर्ज करें वो यहां पर अब नेतन्याहू फंस गया है। नेतन्याहू एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रशियंस की बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि रशिया की तो रशिया के अच्छे ताल्लुकात हैं ना, इसराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने तो बात नहीं। देखिए, इतना कमाल चल रहा है कि रशिया एक हार्ड पावर के साथ आ रहा है और चाइना किसी और अंदाज में खेल रहा है। वो एक उन्होंने रशिया ने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, उसने कहा कि ये आप इसको जरा देख लें, क्योंकि उसकी मसला ये है कि हम बैठे हैं ऊपर, रशिया बैठा है और इसराइल भी हमारे साथ, उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन ऊपर हम बैठे हैं। ये ख्याल है कि हम ना हो जाए, हम उधर सकेन हुए, आप उधर सकेन हुए, तो फिर मामला हो जाएगा खराब और वही वक्त नजर मॉडल ना आ जाए कहीं इसराइल के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है ये, तो इसके बाद बाइडेन ने अब शटअप कॉल आई है। अच्छा, नेतन्याहू की अब फंस गया है, क्योंकि इजिप्ट के अंदर वो मुज़ाकरे तेजी, भाई बाइडेन एक इशारा करना होता है ना, एक इशारा नेतन्याहू की गवर्नमेंट उधर जाएगी फटक टक करके। नेतन्याहू तो वैसे ही देखिए ना, फाइनेंशियल टाइम्स ने क्या लिखा है कि बाइडेन, देखिए बाइडेन की पोजीशन खराब हो गई है। फाइनेंशियल टाइम्स कह रहे हैं बाइडेन बॉन्ड विद नेतन्याहू इन स्पॉटलाइट। ये इनकी जाती दोस्ती है क्या? ये पुप्पी का पुत्र है भाई, ये क्या है, मसला क्या है? वहां पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट कॉल्स इजराइल पेरिमीटर अटैक कंटिन्यू। अच्छा, वो भाई मसला ये है कि आपके जाती ताल्लुकात तो उसके थे ना भाई, इसराइल आपके साथ ताल्लुकात रखता है, ठीक है, नेतन्याहू कहां से आ गया? ठीक है ना, तो नेतन्याहू को आप कॉल करके कहें, उस मीडिया के लोग, अस्पताल, बच्चे, 64 बच्चे, औरतें, सारी दुनिया इकट्ठी होनी शुरू की। मालदीव ने अपने
ताल्लुकात तोड़ दिए, इसके बाद दूसरे मुल्कों में प्रेशर आएगा, आज नहीं कल परसों तरसों ये जारी रहता है, तो प्रेशर आना शुरू हो जाएगा कि भाई सफारती ताल्लुकात छोड़। अब पूरा यूरोप भी एक्टिव हो गया और इसमें एक्टिव हो गए जनाब बाइडेन, और इसीलिए वो सेक्रेटरी ब्लिंकन की और वो मुलाकात कामयाब हुई है। देखिए ना, वो मुलाकात कामयाब हुई है, और साथ ही ईरान से जनाब एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, और वो खबर उनकी इस तरह से आ रही है कि जो प्रेसिडेंट रूहानी है वो कह रहे हैं कि हमारा तकरीबन मुआहिदा हो गया वियना के अंदर हमारा मुआहिदा हो गया, और उसके आखिरी स्टेज है, उसके बाद हमारे पाबंदियां हटने जा रही हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए मैं जो असल में बात कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि जो कुछ इस खत्ते में एक नई सरजंग है पिछले 3-4 दिनों की, ये नहीं कि एक असेसमेंट होती है ना, 3-4 दिनों की गुफ्तगू सुने और फिर उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट आज का, ये नहीं कि कई दफा होता है कि आप एक एनालिसिस उसी तरह से कर रहे होते हैं कि और लोग भी कर लेते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, आफ्टर बैकिंग असद, ईरान एंड रशिया कंपीट फॉर इन्फ्लुएंस एंड स्पॉइल्स ऑफ वॉर। ठीक है, ठीक। असद के बाद जो है वो ईरान एंड रशिया कंपीट, ये मिडिल ईस्ट में आके मैंने बात की थी कि जो अगली सरजंग है वो सरजंग स्टार्ट ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ। वो उसमें सिर्फ चाइना नहीं है, उसमें चाइना के साथ रशिया भी है, बिल्कुल, और रशिया यहां से छोड़ के पहले गया था। अमेरिका भी अपने जो उनके फेवरेट हुक्मरान थे उनको भी डंप कर गया हर जगह, मशरिक वस्तानी पाकिस्तान में भी कर गया, और जो रशिया वाले भी कर गए, लेकिन रशिया जो है वो नजीबुल्लाह से लेके और जमाल अब्दुल नासिर से लेके और गद्दाफी से लेके सारे, लेकिन बशर उल असद को रशिया ने बचाया, जो कि एक अजीब सी बात है, मतलब वो कूद गया रशिया ना बीच में पूरे। अच्छा, और रशिया अब जो है वो वहां पे बैठ गया जाके, ठीक है ना, पोर्ट्स ले ली हैं, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वहां पे ग्लोबल वार्मिंग में नई पोर्ट्स बन रहे हैं। सर्बिया में आगे भी लग रही हैं, इसके नतीजे में टेम्परेचर जो राइज हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आज आपको ग्लेशियर पिघल गया, दुनिया का सबसे बड़ा लेकिन ये जो ग्लेशियर है ये वेडल समंदर, अगर थोड़ा सा टाइम है मैं बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सबसे बड़ा दुनिया का जो है वो ग्लेशियर नहीं, सॉरी, आइसबर्ग, सबसे बड़ा आइसबर्ग जो है वो ग्लेशियर से टूट गया। अच्छा, लेकिन ये तो मीटिंग हो रही थी ना कुतुब शुमाली आर्कटिक में, ये एंटार्क्टिका, ये नीचे जनूब में कुतुब जनूबी की तरफ जो है एक बहुत बड़ा, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सैटेलाइट से देखें, एक बहुत बड़ा आइसबर्ग ये होता है कि एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है, सैकड़ों साल लग जाते हैं, बर्फ जमी है, और ये ग्लेशियर जो होता है ये यानी उसके साथ जो समंदर है वो तो सॉल्टी वाटर है ना, नमकीन पानी है। ग्लेशियर जो होते हैं ये इसमें मीठा पानी होता है, ये बर्फ है ना, मीठा पानी। अब ये इसमें से वो इतना बहुत बड़ा, कुछ 79 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक आइसबर्ग टूट गया। अच्छा, आइसबर्ग जो होता है वो ये तो ऊपर छोटा सा नजर आ रहा है ना, ये असल नीचे होता है, इसीलिए वो कहते हैं ना इंग्लिश में टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो थोड़ा सा आइसबर्ग की एक चोंच से ऊपर होती है, जितनी ऊपर चोंच होती है उससे बहुत ज्यादा नीचे ये पानी में तैरता रहता है। और ये जिन्होंने वो टाइटैनिक मूवी देखी है, ये किस्सा पढ़ा है, वो आइसबर्ग ने कहा छोटा सा है नीचे, वो जाकर टकरा गया था टाइटैनिक 1912 में, तो वो आइसबर्ग ही था। वो आइसबर्ग तैरते रहते हैं, एक जगह रुक जाते हैं जाके और खड़े हो जाते हैं, और दूसरे, यही हुआ था ना टाइटैनिक में, उसने कहा था ये तो छोटा सा है, लेकिन वो नीचे बहुत बड़ा था, वो टकरा गया था उससे, टिप ऑफ द आइसबर्ग। सर ब्रेक ले लेते हैं वापस। अच्छा, वहां पर रशियंस ने अब इनको कहा है कि आप जो हैं भाईजान वहां पर जरा नेतन्याहू को फोन करें। उसकी वजह यह है कि ये मेरा अंदाजा है पहली मर्तबा अमेरिका और रशिया आमने सामने आ गए हैं, और उसके नतीजे में फिर बाइडेन ने नेतन्याहू को शटअप कॉल दी है। सही, ठीक और है, दुनिया में फिर इसको लीक किया है सारे कि ये एक मैसेज, वार्निंग टू नेतन्याहू। अब नेतन्याहू क्या, इसके बाद अब क्या करते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके 24 घंटे का टाइम दे दें मुझे। जी, टाइम मांगा है उसने, देखो आज तो नहीं कर सकता, मुझे कल तक का टाइम दे दें, परसों तक का दे दें, मैं रात को बॉम्बिंग करके ढूंढ लेता हूँ। लेकिन ऊपर कमिटमेंट हो गई है ना। ले लेते हैं एक, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि रशिया और अमेरिका इस वक्त मद्दे मुकाबिल हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को फलस्तीन के हक में इनकी पहली देखें, जैसे चाइना और अमेरिका बिल्कुल ताइवान के ऊपर आमने सामने आ चुके हुए हैं, इस तरह यहां पर रशिया और अमेरिका बिल्कुल यहां पर शाम और लेबनान के हवाले से
लेबनान में तो उनके ऑफिशियल प्रेजेंस कम है, लेकिन सीरिया में मौजूद है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगर कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो उसमें फिर जाहिर है कि वो वहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और बशारुल असद जो हैं उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं हिजबुल्लाह के साथ, ठीक है। तो फिर ये एक मामला ऐसा होगा जिसमें सकिन हो जाएगा रशिया। तो रशिया ने फिर उनको कहा है कि एक मिनट ज़रा ध्यान रखो कि मतलब ताल्लुकात हमारे भी हैं नेतन्याहू से, बॉम्बिंग बंद करवाओ इसको फौरी तौर पे, ठीक है। और चाइना ने बात की थी तो आपको शायद समझ में नहीं आया था, लेकिन हाँ हम जरा यहाँ पे आराम से, ठंडा मौसम है, ये खूबसूरत बाहर ये नेटो का जहाज खड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठंडे ठंडे खाओ, कुल्फी जुल्फी खाओ और ये करो। दूसरी जो बात है, दूसरी उसको कॉल दो नेतन्याहू को। नेतन्याहू ने अब 24 घंटे या वीकेंड तक उसने कहा गालिबन कि मुझे टाइम दे दें, लेकिन इसको पब्लिकली स्टेटमेंट देके अमेरिका ने कह दिया कि हमने ये मैसेज दिया है। अच्छा, और वो अब सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो फ्रांस भी एक्टिव है, फ्रांस भी एक्टिव हो गई, जर्मनी भी एक्टिव हो गई इस वक्त, ठीक है ना, क्योंकि उनके अपने मुल्कों के अंदर मुजाहरे और ये सारे मामला। दूसरी जो मैं बात आपसे कह रहा हूं, मैं तस्नीम न्यूज एजेंसी को यहां पे कोट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल मेन सैंक्शंस ऑन ईरान टू बी लिफ्टेड, प्रेसिडेंट रूहानी, ठीक है ना। प्रेसिडेंट रूहानी ने ये कहा है कि तमाम हमारे मामलात हल हो गए और पाबंदियां हटने जा रही हैं, लेकिन रॉयटर्स इसको इस तरह से दे रहा है कि ईरान रूहानी सेज यूएस विल लिफ्ट सैंक्शंस एज अनदर ऑफिशियल डिनाइज इट। अब ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट रूहानी ने कह दिया है कि जनाब तमाम अमेरिका पाबंदियां हटाने जा रहा है। एक और ऑफिशियल ने उसने अपना नाम नहीं दिया, राइट, हाँ, लेकिन ये बहुत बड़े इवेंट्स हो रहे हैं। आप यानी अमेरिका की पाबंदियां हटने जा रही हैं ईरान के ऊपर से, प्रेसिडेंट रूहानी का बयान है ये अच्छा। दूसरी जो बात है वो ये कि अफगानिस्तान के अंदर तशद्दुद बढ़ गया दोबारा, आज फिर मुस्तकिल हो रहा है, और वहां पर इस तरह से हो रहा है कि तालिबान कह रहे हैं हम ये सड़क किनारे एक बम फटा है, ठीक है, हलमंद के अंदर, और फिर उसमें 9 जो हैं वो शहरी उसमें शहीद हो गए, जांबाक हो गए। अब उसमें मसला ये है कि वो उसकी जिम्मेदारी ना तालिबान कबूल कर रहा है ना कोई दूसरा, ये इसको और पार्टी। तो ये इतने सारे इश्यूज हैं, तो इसमें अब अल्लाह का शुक्र है कि ये तो जहांगीर तरीन साहब के इनके मामला ठीक हो जाएं, जो पीडीएम है वो पार्लियामेंट को चलाए, हुकूमत आगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। ये सियासी अदम इस्तेकाम में इतना कुछ हो रहा है पड़ोस में। आपके देखिए ना, ईरान, अफगानिस्तान, किरदार अदा करना है, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर। उधर बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी डॉक्टर। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लूंगा, सब ख्याल रखिए।